हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे। आज अपन इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक है इसका, ये अपन पढ़ेंगे आज, और इसका नाम है टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, कि अपन वापस सविनय अवज्ञा की ओर देखते हैं। तो इसके बारे में अपन इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, इन फरवरी 1922, ये देखो फरवरी 1922 की बात है, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अपन ने पढ़ा था 1921 में तो महात्मा गांधी जी ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू किया था, लेकिन 1922 फरवरी में महात्मा गांधी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahi needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि उन्होंने तो एक नॉन वॉयलेंट मूवमेंट किया था, लेकिन ये जो मूवमेंट था ये बदल गया था टर्निंग वॉयलेंट, ये हिंसा में बदल गया था। यहाँ की इसमें कई जगह हिंसा हो गई थी, जिसके कारण गांधी जी को इसको विड्रॉ करना पड़ा था। और गांधी जी का ऐसा मानना था कि सत्याग्रही जो हैं उनको प्रॉपरली ट्रेंड किए बिना, यानी कि पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा, और तब जा कर के कोई बड़ा स्ट्रगल, बड़ा संघर्ष या बड़ा आंदोलन किया जा सकेगा। Within the Congress, some leaders were by now tried to mass struggle and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919। अब गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे स्ट्रगल से, ऐसे संघर्ष करने से परेशान हो चुके थे, यूँ कहें थक चुके थे कि इस तरह से बार बार स्ट्रगल या मूवमेंट करने से तो कुछ हासिल हो नहीं रहा, तो वो उनसे थक चुके थे। और वे 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये जो गठित की गई थी, प्रांतीय परिषद जो गठित की गई थी, इसके चुनाव में भाग लेना चाहते थे कांग्रेस के कुछ लीडर। प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जिसका गठन हुआ था गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत, और वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। They felt that it was important to oppose British policies with the councils, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic। और उनको लगता था कि ये जो परिषदों में रहकर ब्रिटिशों की नीतियों का विरोध करना, सुधारों की उनकी यूँ कहीं वकालत करना, और उनको यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है, ये एक ड्रामेटिक काउंसिल है जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट नहीं है। नेक्स्ट देखो, C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी, इसको अंडरलाइन करना मोस्ट है। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, और इसका गठन किया था C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसका पूरा नाम है C.R. मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने स्वराज पार्टी का मिलकर के गठन किया था। विद द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, कांग्रेस के साथ मिल कर के, और इस बात को लेकर के कि स्वराज पार्टी का गठन परिषद की राजनीति में वापस लौटने के लिए या काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें एक पार्टी चाहिए, और उसके तहत इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, लेकिन कुछ जो युवा नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इनके जो ग्रुप के जो लीडर थे जैसे युवा नेता, प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, इन्होंने प्रेशराइज किया, दबाव बनाया, और ये चाहते थे ज़्यादा उग्र आंदोलन, अब तक जो हो रहे थे उससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन चाहते थे, और इन्होंने दबाव बनाया था कि हमें क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता हमें चाहिए। उसके लिए इन्होंने इसके ऊपर
ऊपर प्रेशर बनाए। In such a situation, for internal debates and dissension, two factors again shaped Indian political toward the late 1920s. The first was the effect of the worldwide economic depression. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930 as the demand for agriculture goods fell and export declined. Peasants found it difficult to sell their harvests and pay their revenue. By 1930, the countryside was in turmoil. तो देखो क्या हुआ था कि जब आंतरिक बहस और ऐसे माहौल में जब दो ऐसे ग्रुप बन गए थे 1920 के आखिरी दशक के समय, तो भारत की जो राजनीति जो पॉलिटिक्स थी उसकी जो रूपरेखा एक बार फिर से बदल गई कि कुछ लोग तो चाहते थे और तेज़ या और उग्र आंदोलन करना, यानी कि यूँ कहें जो यंगर लीडर थे वो तो उग्रवादी आंदोलन चाहते थे और बाकी महात्मा गांधी और उसके ग्रुप के लोग चाहते थे कि उदारवादी तरीके से ऐसे दूसरे और स्ट्रगल किए जाए। नेक्स्ट देखो, लेकिन पहला इसका एक कारक था कि जो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वो क्या हो गई थी, गिर गई थी। यूँ कहें आर्थिक मंदी उस समय दिखाई देने लगी थी। इकोनॉमिक डिप्रेशन था पूरे वर्ल्ड पर, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन उसमें दिखाई दे रहा था। 1926 के बाद 1926 और उसके बाद 1930 के बाद में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसकी जो प्राइजेस थी वो भी कम होने लग गई थी, गिर गई थी। और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था उनकी डिमांड बहुत कम होने के कारण उनका निर्यात भी कम हो गया, उनका एक्सपोर्ट भी बिल्कुल कम होने लग गया। और किसानों के सामने समस्या ये पैदा हो गई कि अब उनकी जो उपज थी, जो खेती से उनको जो उत्पाद होता था उसको बेचना भी मुश्किल हो गया था, बिक नहीं रही थी क्योंकि उनकी डिमांड नहीं हो रही थी, जिसके कारण उनका लगान चुकाना, रेवेन्यू पे करना भी मुश्किल लगने लगा था। और बाय 1930 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल, बहुत सारी उथल पुथल होने लग गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारी। आगे देखो, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंसिस्टेड ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। इन सारी की सारी पृष्ठभूमि के पीछे ब्रिटेन में जो नई गवर्नमेंट थी उसका नाम था टोरी गवर्नमेंट। चूँकि न्यू टोरी गवर्नमेंट, उसके जो चीफ थे उनका नाम टोरी था, उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसने सर जॉन साइमन के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। तो देखो, न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने एक कमीशन का गठन किया अंडर सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में कमीशन का गठन किया। सेटअप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वाज टू टुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। तो टोरी गवर्नमेंट ने कमीशन का गठन किया और सर जॉन साइमन के नेतृत्व में कमीशन का गठन किया, और ये राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था या वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में स्टडी करनी थी, रिपोर्ट देनी थी और उसके बारे में सुझाव देने थे। लेकिन इस आयोग का एक बड़ी जो प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। कि कमीशन में एक प्रॉब्लम ये थी कि ये रिपोर्ट देंगे इंडिया के बारे में, स्टडी करेंगे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में, लेकिन इसमें सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश थे, यानी एक भी मेंबर इस कमीशन में इंडियन नहीं था। ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम थी या समस्या थी। तो हुआ क्या था देखो, व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, इसको अंडरलाइन करना, ये मोस्ट लाइन है, व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। कि साइमन कमीशन इंडिया कब आया था? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। तो इंडिया कब आया था? 1928 में।
तो साइमन कमीशन जब भारत आया था, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन, तो उसका स्वागत किया गया ऐसे स्लोगन्स के साथ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारों के साथ में उसका स्वागत किया गया। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, और साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करने में सभी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी शामिल थी, उन्होंने मिलकर के इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन announced in October 1929 a vague offer of Dominion states of India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution. This did not satisfy the Congress leaders. The radicals with the Congress led by जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। अब देखो क्या हुआ था कि जब साइमन कमीशन का स्वागत किया, सभी पार्टियों ने मिलकर के प्रदर्शन किया और गो बैक साइमन के नारे लगाए, तो इस विरोध को जो इंडिया में हो रहा था उसको शांत करने के लिए जो वॉइस राय था लॉर्ड इरविन ने 1929 में भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया कि इंडिया को एक क्या बनाएंगे, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। और उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई कि कब तक करेंगे, इसकी लास्ट टाइम कब है, कितने साल में, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम आपके फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो भविष्य का जो भावी जो संविधान है उसके बारे में चर्चा करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस लीडर थे, वो संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इनके लीडरशिप में कांग्रेस का तेज तर्रार एक आक्रामक तेवर आपको दिखने को मिला है। ये लोग अपनाने लगे, बिकम मोर असर्टिव, बहुत ज़्यादा उग्रवादी ये लोग होने लगे। उदारवादी और मध्यम वर्ग के जो नेता थे, द लिबरल एंड मॉडरेट, who were proposing to constitutional system with the framework of British Dominion, gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. It was declared that 26 January 1913, underline करना इसको, would be celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence. But the celebration attracted very little attention. So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life. तो जैसे ही ये जो मिडिल वर्ग के या जो मध्यम वर्गीय ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर जो संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में जो लोग थे, लेकिन इस खेमे का जो प्रभाव था, जो वर्चस्व था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। दिसंबर 1929 की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो 1929 दिसंबर 1929 में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। इसको अंडरलाइन करना भाई, मोस्ट चीज़ है ये। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर सेशन फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज्य और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। पूर्ण स्वराज्य मतलब फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए संपूर्ण आज़ादी की मांग इस समय की गई थी। और इसी के बाद में क्या हुआ था, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for a complete independence। और लोगों ने ये तय कर लिया कि 26 जनवरी 1930 को
26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के संघर्ष करने की शपथ ग्रहण करेंगे। इस उत्सव से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया कि ऐसा भी कुछ होगा और अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को लोग अपने डेली लाइफ में ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए वे रिलेटेड दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर फ्रीडम, कि इस जो विचार को जोड़ने के लिए, जो स्वतंत्रता का जो विचार था इसको जोड़ने के लिए अब गांधी जी को कोई दूसरा तरीका, फाइंड ए वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा तरीका या दूसरा रास्ता ढूंढने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट, द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो अपन पढ़ेंगे फेमस साल्ट मार्च, नमक यात्रा के बारे में। तो साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशंस। ऑन 31 जनवरी 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest, other were specific demands for different classes, for industrialists to peasants. The idea was to make the demands wide-ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। देखो अपन पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी फाउंड इन ए साल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन ऑन। महात्मा गांधी ने देखा कि जो साल्ट है, जो नमक है, एक ऐसा प्रतीक, ऐसा सिंबल उनको दिखाई दे रहा था, ऐसा पावरफुल सिंबल था, ऐसा शक्तिशाली सिंबल था कि जो पूरे देश को एकजुट कर सकता है, पूरे देश को एकता में बांध सकता है। ऑन 31 जनवरी 1930, तो 31 जनवरी 1930 को उन्होंने सेंट ए लेटर टू वॉइसरॉय इरविन, उन्होंने, किसने, महात्मा गांधी जी ने एक लेटर भेजा वॉइसरॉय इरविन को, और इस लेटर में उन्होंने डिमांड की थी, उन्होंने 11 डिमांड्स का जिक्र किया था, स्टेटिंग 11 डिमांड्स, उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ तो जनरल थी, जो सामान्य डिमांड्स थी, जबकि कुछ डिमांड्स थी जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी, वहाँ के किसानों के लिए थी, वहाँ के मजदूर या अलग तबके के लोगों से जुड़ी हुई डिमांड थी। गांधी जी इन डिमांड्स के जरिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, कि गांधी जी ने जो डिमांड की है वो सभी लोगों से जुड़ी हुई डिमांड है, ऐसा वो चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड थी, जो इम्पोर्टेंट डिमांड थी, वो थी नमक कर ख़त्म करने के बारे में, जो साल्ट टैक्स जो था उसके बारे में थी। The stating of all was the demand to abolish the salt tax. The most stating of the all was, जो सब में सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड थी वो थी abolish the salt tax, नमक कानून को ख़त्म करने के बारे में, क्योंकि salt was something consumed by the rich and the poor alike, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ थी जो गरीब अमीर सभी लोग इसका इस्तेमाल करते थे, और ये भोजन का एक अभिन्न अंग बन गया था, एक हिस्सा था। इसलिए नमक पर जो कर, उसके प्रोडक्शन पर जो सरकार इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को एक दमनकारी पहलू बताया, कि सरकार इतना गिर गई है कि एक जो गरीब अमीर सभी लोगों के खाने के रूप में काम आने वाली जो चीज़ है, उसके ऊपर भी सरकार ने क्या लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है। तो महात्मा गांधीज लेटर वाज इन ए वे एन अल्टीमेटम, तो गांधी जी ने एक लेटर भेजा था वॉइसरॉय
लॉर्ड इरविन को, और गांधी जी ने अपना लेटर भेजा और उस लेटर में ये अल्टीमेटम दे दिया, एक चेतावनी दे दी थी। क्या अल्टीमेटम दिया था? उन्होंने लिखा था कि डिमांड इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय द 11 मार्च, उन्होंने लिखा था कि इनकी जो डिमांड है, इन डिमांडों को यदि 11 मार्च तक पूरा नहीं किया गया या हमारी मांगें 11 मार्च तक नहीं मानी गई, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। तो गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दे दिया, एक चेतावनी दे दी, लॉर्ड इरविन को एक लेटर भेजा था जिसमें 11 डिमांड्स थी, और इसमें ये लिख दिया कि यदि 11 मार्च तक हमारी इन डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस एक बड़े स्तर पर नया आंदोलन शुरू कर देगी जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट देखो, इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोटिएट, इरविन भी झुकने को तैयार नहीं थे, बातचीत करने के लिए या सहमति के लिए तैयार नहीं थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च अकम्पनीड, इसको अंडरलाइन करना। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers। तो जैसे ही इरविन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, 11 डिमांड्स को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो गांधी जी ने अपने 78 विश्वास पात्र वॉलंटियर्स के साथ में साल्ट मार्च या नमक यात्रा शुरू कर दी। द मार्च वाज ओवर 240 मील्स, और उसकी जो यात्रा थी वो 240 मील लंबी थी। यह यात्रा 240 मील लंबी थी फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। ये गांधी जी के साबरमती आश्रम से और गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, जो टाउन है दांडी, वहाँ तक की यात्रा थी। साबरमती से दांडी की जो ये 240 मील लंबी यात्रा जो थी, द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डे अबाउट 10 माइल्स ए डे। और ये इस यात्रा के दौरान गांधी जी अपने साथियों के साथ में 24 दिन तक 24 डेज लगातार 24 दिन तक चले थे और डेली 10 माइल्स का 10 मील का सफ़र ये तय करते थे। इस तरह से 24 दिन की ये यात्रा थी। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेर एवर ही स्टॉप। और रास्ते में जहाँ पर भी गांधी जी रुकते थे, विश्राम करते थे, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग गांधी जी को सुनने के लिए आते थे। एंड ही टोल्ड देम दैट what he meant by स्वराज एंड आर्ग्यूड देम टू पीसफुली डिफी द ब्रिटिश। और वहाँ पर गांधी जी उन लोगों से कहते थे, उनको समझाते थे कि किस तरह से स्वराज हमें लेना है, स्वराज का क्या अर्थ है और किस प्रकार शांतिपूर्वक हमें अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश का विरोध करना है। ऑन 6 अप्रैल, और देखो 6 अप्रैल की ये घटना है, 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी। गांधी जी कहाँ पहुँच गए? दांडी पहुँच गए। एंड सेरेमोनियली वोलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और दांडी पहुँच करके 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र के पानी को उबाल करके, बॉइलिंग सी वाटर, समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाना शुरू किया। और इसी के तहत नमक कानून जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, उस कानून का उल्लंघन उन्होंने कर दिया। तो यह कानून का उल्लंघन था कि बिना परमिशन आपने नमक बनाया और इस तरह से कानून टूट गया। तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया था। और ये कब की घटना है? 6 अप्रैल, 6 अप्रैल के दिन नमक कानून का उल्लंघन कर दिया था। नेक्स्ट देखो, दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अब यहीं से नमक कानून तोड़ने के साथ से ही, यानी यूँ कहें 6 अप्रैल के दिन से ही इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस प्रकार डिफरेंट था? डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन with the British
as they had done in 1921-22 but also to break colonial law। अब जो लोग थे इस बार न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि अंग्रेज़ों के द्वारा कॉलोनियल रूल्स जो बनाए थे, औपनिवेशिक कानून जो बनाए थे, उनका उल्लंघन करने का भी लोगों से आह्वान किया जाने लगा। और क्या होने लगा देखो भाई, thousands in different part of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrate in front of government salt factory। हजारों लोगों ने अब गांधी जी के बाद में नमक कानून को तोड़ दिया। सरकारी नमक जो फैक्ट्रियां थी उनके सामने लोगों ने प्रदर्शन करने लगे। और क्या किया, एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ्स वाज बॉयकॉटेड एंड लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेज, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड एंड इन मैनी पैलेसेज फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड गेज कैटल। अब देखो लोगों ने नमक कानून तोड़ने के साथ साथ सरकार के जो नमक कानून की जो फैक्ट्री नमक बनाने की जो फैक्ट्रियां थी उनके सामने जाकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और आंदोलन जैसे जैसे बढ़ने लगा लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू कर दिया और शराब की जो दुकान थी, लिक्विड शॉप्स थी, उनकी पिकेटिंग करने लग गए। किसानों ने लगान टैक्स देने से, रेवेन्यू देने से मना कर दिया और जो चौकीदारी टैक्स जो उनका लगता था उसको भी चुकाने से इनकार कर दिया। गाँव में तैनात ग्रामीण क्षेत्रों में जो कर्मचारी थे उन्होंने अपने रिजाइन कर दिए, इस्तीफे दे दिए। बहुत सारे जगहों पर तो जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए जो फॉरेस्ट लॉ बनाए थे, वन कानून बनाए थे, उनका उल्लंघन करने लग गए और उन्होंने जो रिज़र्व फॉरेस्ट थे उन रिज़र्व फॉरेस्ट में जाकर के लकड़ी इकट्ठी करना और वहाँ अपने पशुओं को चराने का जो उनका अधिकार जो सरकार ने छीन लिया था, कानून बना दिया था, उसको तोड़ दिया और जंगलों से लकड़ी इकट्ठी करने लग गए और अपने जानवरों को वहाँ पर चराने लग गए। तो इस तरह से गांधी जी के नमक कानून का उल्लंघन करने के बाद में अधिकांश जगहों पर लोगों ने अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया और इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. This led to violent clash in many palaces. When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the street of Peshawar, facing armed cars and police firing. Many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Solapur attacked police posts, municipal buildings, law courts and railway stations, all structures that symbolize British rule. A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peacefully satyagrahi were attacked, women and children were beaten and about 1 lakh people were arrested। तो देखो क्या हुआ, इन सारी की सारी घटनाओं से चिंतित होकर, वरीड बाय द डेवलपमेंट्स, इन सारे घटनाओं से चिंतित होकर के औपनिवेशिक सरकार जो थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, वो कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करने लग गई, गिरफ्तार करने लग गई। बहुत सारे स्थानों पर इस घटना के बाद जो कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा था, इसके विरोध में लोग हिंसक हो गए और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के एक साथी थे, उनके डिवोटेड जो साथी थे, मित्र थे, अब्दुल गफ्फार खान, जब उनको अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में, तो भीड़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और भीड़ ने जो गाड़ियाँ थी पुलिस की, वो आर्म्ड जो कार्स थी, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों को और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए लोग सड़कों पर उतरने लग गए, विरोध करने लग गए। बहुत सारे लोग तो इस दौरान फायरिंग के दौरान, लड़ाई के दौरान, झड़पों के दौरान मारे गए। महीने भर बाद में, लगभग इस घटना के 1 महीने बाद में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया।
तो गांधी जी को अरेस्ट करने के विरोध में सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल लेबर थी, जो मजदूर थे, उन्होंने अंग्रेज़ शासन के जो सिंबल थे, जो प्रतीक थे, जो पुलिस चौकियां थी, जो नगर पालिका भवन थे, जो कोर्ट ऑफिसल थे, अदालतें थी, जो रेलवे स्टेशन थे, उन सभी पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, हमला करना या तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इन सब से डर के, भयभीत होकर के सरकार ने भी दमन का, रिप्रेशन का रास्ता अपना लिया और उन्होंने शांतिपूर्ण जो सत्याग्रहियों पर हमले किए थे, उसके बाद उन्होंने औरतों को भी, बच्चों को भी बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोगों को उस समय अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5 March 1931। इसको अंडरलाइन करना। इन सारी की सारी सिचुएशंस के बाद, ऐसी परिस्थितियों के घटनाओं के बाद में महात्मा गांधी को एक बार फिर से आंदोलन को वापस लेना पड़ा, कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा और 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक पैक्ट किया, एक समझौता किया, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता था, बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, इसको अंडरलाइन कर लेना। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और इस पैक्ट में क्या क्या बातें थी कि गांधी जी कंसल्टेड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि गांधी जी सहमत हो गए थे, मान गए थे, कहाँ पर? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने वाला था, लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट करने के लिए सहमति दे दी थी। तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जो लंदन में होने वाला था, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट करने से सहमति अपनी दे दी थी। द कांग्रेस हैड बाइकटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इससे पहले जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका कांग्रेस ने बायकॉट किया था, बहिष्कार किया था इन लंदन। एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो गांधी जी के इस पैक्ट के बाद में सरकार ने कह दिया था कि इसके बदले में सरकार जिन लोगों को अरेस्ट किया था उन सभी लोगों को रिहा कर देगी। यदि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे तो सरकार इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देगी। इन दिसंबर 1931, 1931 दिसंबर में गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। गांधी जी लंदन गए थे कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन ये वार्ता जिस मकसद से गांधी जी गए थे उनका पूरा नहीं हो पाया, वार्ता सफल नहीं हो पाई और गांधी जी निराश होकर के वापस लौट आए। बैक इन इंडिया, इंडिया आने के बाद ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। गांधी जी ने देखा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की सहमति पर सरकार ने कहा था कि वो उनके सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देगी, लेकिन गांधी जी जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस इंडिया आए, गांधी जी ने देखा कि सरकार ने रिप्रेशन का, दमन का नया चक्र चला रखा था, नया तरीका अपना रखा था। और गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल रखा था। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस ने इस तरीके को इलीगल घोषित कर दिया। कांग्रेस को ही देखो, द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड, कांग्रेस को क्या घोषित कर दिया? इलीगल, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था कांग्रेस को भी। एंड ए सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बाइकॉट्स। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर ओवर ए ईयर। The movement continued but by 1934 it lost its momentum। तो इन सारी की सारी जो वहाँ पर होने वाली थी मीटिंग्स, जो होने वाली थी सभाओं पर, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनों पर या बाइकाट्स, बहिष्कार जैसी जो एक्टिविटी थी उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सख्त कदम उठाए थे
और इन भारी आशंकाओं के बीच में गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि अब तो लगभग सरकार पूरा ही रिप्रेशन का तरीका अपना चुकी है। इसके बीच में गांधी जी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया या शुरू कर दिया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू कर दिया और एक साल भर तक तो ये आंदोलन चलता रहा, लेकिन एक साल के बाद में ही इस आंदोलन ने अपना जो मोमेंटम था, जो गति थी, उसको खो दिया और 1934 तक 1934 के आते आते ये आंदोलन बिल्कुल स्लो हो गया, बिल्कुल धीमे हो गया, यूँ कहें कि लगभग समाप्त सा ही हो गया था। नेक्स्ट, हाउ पार्टिसिपेट्स सॉ द मूवमेंट, लोगों ने इस आंदोलन को किस प्रकार से देखा, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड।